हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 15 है। मैंने 14th लेक्चर में बताया आपको कि ग्रुप 15 के बारे में, जिसमें मैंने बताया आपको कि ग्रुप 15 में कौन कौन सा एलिमेंट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है और उनका जनरल ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जैसे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं बताने जा रहा हूँ जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले इसमें बता दें, फर्स्ट नंबर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। बोलेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 combines with hydrogen to form binary covalent hydrides of type EH3, where जहाँ पे E बराबर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, जैसे में आप देख लीजिए NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। जैसे इसका नाम हो गया अमोनिया, ये हो गया फॉस्फीन, ये हो गया अर्शाइन, ये हो गया स्टेबिन, ये हो गया बिस्मथाइन। अब पहले ये बता देते हैं आपको, बाइनरी मतलब हुआ जो दो एलिमेंट के मिलने से बनता है। जैसे अमोनिया एक बाइनरी कंपाउंड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, फॉस्फीन एक बाइनरी कंपाउंड है फास्फोरस और हाइड्रोजन का, अर्शाइन एक बाइनरी कंपाउंड है आर्सेनिक और हाइड्रोजन का, स्टेबिन एक है आपका एंटीमनी का और हाइड्रोजन का, और एक बिस्मथाइन बिस्मथ का और हाइड्रोजन का। अब बात करते हैं ये हाइड्राइड्स क्या होता है, थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं कि व्हाट इज हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स कहते हैं हम लोग कि डाईहाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशन combine with almost all the elements except noble gas to form binary compounds are called हाइड्राइड्स। फिर से समझ लीजिए क्या बोले कि डाईहाइड्रोजन जो है एक निश्चित स्थिति में करीब सारे तत्वों के साथ जुड़ सकता है, सिर्फ ग्रुप 18 के एलिमेंट को छोड़ के, और बनाता है बाइनरी कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड्स। अब बात करते हैं कि हाइड्राइड्स कितने तरह के होते हैं, कितने तरीका का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स? देयर आर 3 types of hydrides. The first one is ionic hydrides. Second is covalent hydrides, and third one is metallic hydride. तो बता दें क्या क्या होता है। आयनिक हाइड्राइड फॉर्म बाय S block, covalent formed by P block, और metallic formed by
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हो जाए कुछ, जैसे में NaH MgH2 CaH2 ओके ETC। यहाँ पे पी ब्लॉक, ये भी कोवैलेंट हाइड्राइड 3 तरह का। कौन कौन? एक इलेक्ट्रॉन रिच, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। जैसे में इलेक्ट्रॉन रिच में, जैसे में अमोनिया आप देख सकते हैं, वाटर H2O ETC। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे मैंने आपको बताया था ग्रुप 13 में, डाइबोरेन, जो कंपाउंड ऑफ बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ना ज़्यादा है ना कम है, जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन एटसेट्रा। फिर समझ लीजिए हाइड्राइड क्या होता है कि डाइहाइड्रोजन जो है वो एक निश्चित कंडीशन में करीब करीब सारे तत्वों के साथ जुड़ता है, नोबल गैस को छोड़ के और बनाता है बाइनरी कंपाउंड जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्राइड। ये हाइड्राइड 3 तरह का होता है मेनली, आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक। आयनिक हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय S ब्लॉक इन अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कोवैलेंट हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय P ब्लॉक, जैसे में इलेक्ट्रॉन रिच 3 तरह का हो गया ये आपका, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। और एक मेटालिक हाइड्राइड जो फॉर्म्ड बाय D एंड F। जैसे एग्जांपल मेटालिक हाइड्राइड का हो गया आपका टाइटेनियम हाइड्राइड, जिरकोनियम हाइड्राइड, पैलेडियम हाइड्राइड, आयरन हाइड्राइड, मैग्नीज हाइड्राइड ETC। अब बात करते हैं हम लोग बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। तो सबसे पहला A नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स। कौन हाइड्राइड है? EH3, वेयर E क्या चीज है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 और इसका हाइड्रोजन है। लिखेंगे इन ऑल दीज हाइड्राइड, जितने भी हाइड्राइड्स हैं, इन ऑल दीज हाइड्राइड्स सेंट्रल एटम E assume sp3 hybridization state by forming 4 hybrid orbitals in which 3 of these, 4 में से 3, in which 3 of these hybrid orbitals forms 3 sigma bonds with 3 hydrogen atoms, while जबकि fourth hybrid orbitals contain 1 lone pair of electron. Because of this, उसी के कारण, because of this they have trigonal, because of this they have trigonal pyramidal structure। आपको बना के दिखाते हैं भाई कैसे होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक हम लोग NH3, तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल होता है 3s2 और 3p3। आप देख लीजिए
हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन पता 1s1, एक और है। अब ये तीनों जाएगा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा तक गिनते हैं, सिग्मा यहाँ तक है तो एस का 1 और पी का तीनों है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 और 3 को सिग्मा है। और चौथा वाला जो है वो लोन पेयर कंटेन किया है, मतलब इस टाइप का एक लोन पेयर और 3 ठो सिग्मा, 1 2 और एक 3, ठीक। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 बॉन्ड पेयर, गिन लीजिए 1 2 3, ओके। लोन पेयर तो 1, लोन पेयर 1 और स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, और ज्योमेट्री बोले तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं कि फिर इसको एक अमोनिया के लिए लेकिन अगर पूरे ग्रुप 15 के लिए लेना है तो ई मान लेते हैं कि ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है और 3 ठो हाइड्रोजन, तो इसका भी वही चीज़ होगा कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1 स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल होता है टेट्राहेड्रल। अगर चारों बॉन्ड पेयर हो जाता तो 4 बॉन्ड पेयर लोन पेयर एक भी नहीं होता, तो ये होता टेट्राहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर के कारण डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर हो गया और ये हो गया आपका ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट। अब हम लोग बात करते हैं इसका सेकेंड नंबर, बी नंबर, पिरामिडल होता है, राइट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसका बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी टू रिलीज लोन पर इलेक्ट्रॉन, उसी को बोल रहे हैं हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ। लिखते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम अमोनिया टू BiS3 the basic strength of हाइड्राइड्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? तो ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम। समझिए क्या बोल रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन ले लें तो उसका ऑर्बिटल छोटा होगा, साइज छोटा होता है। फास्फोरस ले लें थोड़ा सा बड़ा होगा, आर्सेनिक ले लें और बड़ा होगा, स्टेबाइन ले लें और बड़ा होगा, ओके। और बिस्मथाइन ले लें सबसे बड़ा होगा। तो देखिए जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जितना साइज छोटा होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि छोटा पिंजरा ले लें, 2 चिड़िया डाल दें, बड़ा पिंजरा में 2 ही चिड़िया डालें, और बड़ा पिंजरा ले लें उसमें भी 2 ही चिड़िया डालें, तो सबसे आसानी से चिड़िया किससे निकाल सकते हैं हम लोग, जितना छोटा पिंजरा होगा आसानी से, क्योंकि जब बड़ा पिंजरा हो जाएगा तो इसके ज़्यादा करेगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, तो उससे निकालने में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, घट जाएगा। तो लोग ऐसे लिखेंगे कि अमोनिया इज मोर बेसिक दैन phosphine is more basic than arshine is more basic than stibine और stibine is more basic than bismuthine। इधर जाने से क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ऑब्वियसली क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई अमोनिया इज मोर बेसिक दैन फॉस्फेन, क्यों ऐसा, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे रीजन में क्या होगा, रीजन आपको बताते कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा बच्चा, तो एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ओके। एटॉमिक साइज बढ़ा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम क्या कर जाएगा,
सेंट्रल एटम डिक्रीज कर जाएगा। ये डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी घट गया मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इसका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। राइट। नंबर सी, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कि कौन ऐसा हाइड्राइड है जो ज़्यादा हीट को सह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, कौन इजीली डिकम्पोज कर जाएगा, कौन आसानी से टूट जाएगा, ये देखते हैं। तो लिखेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम अमोनिया to bismuthine, the thermal stability of hydrides, क्या चीज, हाइड्राइड्स डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? तो ड्यू टू डिक्रीज इन EH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मैंने आपको बताया था कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है उससे हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ता है, और जैसे जैसे बॉन्ड का लंबाई बढ़ते जाएगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या करेगा, घटते चला जाएगा, या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं हम लोग। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि अमोनिया ज़्यादा स्टेबल होगा फास्फीन से, अर्शाइन से, स्टेबाइन से और बिस्मथाइन से। इधर जाने से क्या होगा कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या कर जाएगा बच्चा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ, रीज़न देखिए आप क्यों ऐसा हुआ। लिखेंगे रीज़न भी आप यहाँ से देख सकते हैं, रीज़न से उसको मिटा देते हैं कि हम लोग जब डाउन द ग्रुप गए तो एटॉमिक साइज बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। बॉन्ड लेंथ EH बॉन्ड लेंथ क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। जो बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ा, जैसे मान लीजिए कि NH तो बॉन्ड लेंथ कम, PH थोड़ा सा ज़्यादा, ASH, SBH और फिर BIH। देख लीजिए कि डाउन द ग्रुप गया तो बॉन्ड का लंबाई क्या करते हैं, बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या करेगा, घट जाएगा। और जब बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो जैसे कि स्टेबल ज़्यादा नहीं होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से EH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करने से आप जान रहे हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो भी क्या कर जाएगा बच्चा, डिक्रीज कर जाएगा। राइट। नंबर डी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। लिखते हैं कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स can be expressed in terms of hydrogen releasing ability। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हाइड्रोजन को दे देना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरा को रिड्यूस करके खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कैसे रिड्यूस होगा, आसानी से हाइड्रोजन को देके। तो जो जितना आसानी से हाइड्रोजन को छोड़ेगा वो उतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। स्टेबिलिटी कम हुआ मतलब बॉन्ड आसानी से टूट गया है तो हाइड्रोजन को इजीली क्या कर सकता है, रिलीज करेगा। तो लिख सकते हैं कि reducing strength of hydrides
इज रिलेटेड टू, संबंधित है, इज रिलेटेड टू किससे, तो थर्मल स्टेबिलिटी से, इज रिलेटेड टू थर्मल स्टेबिलिटी, दैट इज लोअर द स्टेबिलिटी, जितना कम स्टेबिलिटी होगा, दैट इज लोअर द स्टेबिलिटी, मोर विल बी, उतना ज़्यादा होगा, ग्रेटर विल बी क्या, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कम स्टेबल होगा तो आसानी से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। जैसे सबसे स्टेबल यहाँ पे अमोनिया है, सबसे कम स्टेबल कौन है, बिस्मथाइन, मतलब सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसका होगा, मतलब सबसे आसानी से हाइड्रोजन को कौन छोड़ पाएगा, बिस्मथाइन ही छोड़ पाएगा। तो हम लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, इसका जो सीरीज होगा वो इस प्रकार होगा कि ऐसे कि अमोनिया से अच्छा फास्फीन, फास्फीन से अच्छा अर्शाइन, से अच्छा स्टेबाइन, और सबसे अच्छा BiS3 होगा। इधर जाने से क्या होगा बच्चा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है ना, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सर रीजन क्या होगा, तो रीजन देखें यहाँ पे, रीजन क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ओके, डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा, ऑब्वियसली एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ओके। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने से क्या होगा, EH बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज करने से क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी घट जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा बच्चा, उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि जो जितना कम स्टेबल होगा वो उतना आसानी से हाइड्रोजन दे पाएगा, मीन्स उतना अच्छा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नंबर E, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम किधर से किधर टू BiS3, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स क्या कर जाएगा, इंक्रीजेस ड्यू टू increasing magnitude of van der Waals force। क्या बोले कि जब हम लोग फास्फीन से लेकर BiS3 की ओर चलेंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड्स का इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा। जब साइज बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वान डेर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा, जिससे कारण मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अमोनिया क्यों छोड़े, तो लिखेंगे कि अमोनिया हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट than that of किससे, PH3 due to presence of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फास्फीन में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कैसे देख लीजिए यहाँ पे NH3 और ये जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इसीलिए एक क्वेश्चन पूछता है कि वाई अमोनिया हैज़ हाइयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दैन दैट ऑफ फास्फीन। तो उसका आंसर है क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि फास्फीन में क्यों नहीं होता है। तो फास्फीन में फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, वंडर वाल फोर्स वहाँ पे रहता है। अब लास्ट टॉपिक इसका नंबर एफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंगल। लिखेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम अमोनिया से लेके BiS3 द बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम और decrease in force of repulsion between non-bonded atom, मतलब लोन पेयर के non-bonded इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें अमोनिया में साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, रिपल्सन होगा तो बॉन्ड क्या करेगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो अमोनिया का ज़्यादा फास्फीन से, शाइन का, स्टेराइन का और सबसे कम BiS3। इधर जाने से क्या होगा बच्चा कि बॉन्ड एंगल जो है ऑफ हाइड्राइड्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दो कॉलम बना देते हैं, एक तरफ हाइड्राइड्स का और एक तरफ उसका बॉन्ड एंगल का। अमोनिया PS3 AsH3 SbH3 और BiH3। इसका जानते हैं आप 107.8 डिग्री, फास्फीन 93.8 डिग्री, 91.8 डिग्री, 91.3 डिग्री, ओके, और ये हो जाता है 90 डिग्री। अब देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल अमोनिया का। क्यों? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जो होगा वो ज़्यादा होगा, मीन्स वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। अमोनिया का सबसे कम किस में होगा, BiS3 का। ये बॉन्ड एंगल, ये जो भी मैंने बताया आपको, ये अरेंजमेंट जो है करेक्ट ऑर्डर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के आधार पे। तो क्वेश्चन पूछता है कि अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, या क्वेश्चन पूछेगा कि वाई अमोनिया इज मोर बेसिक देन फास्फीन, या फिर वाई अमोनिया हैज हाइयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ फास्फीन, या फिर वाई बिसमेथाइन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल दीज हाइड्राइड्स। मैंने सारा बताया, ये अरेंजमेंट भी आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, पहला खत्म हो गया रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, अब बात करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल्स। दूसरा नंबर देखने जा रहे हैं, पहला देख लिए हम लोग कि रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, उसमें हम लोग देखें कि हाइड्रोजन से ग्रुप 15 का कॉम्बिनेशन करवाते हैं, बनाता है हाइड्राइड, और बाइनरी कोवैलेंट हाइड्राइड बनाता है। उसका स्ट्रक्चर देखें, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, जैसे में बेसिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखने जा रहे हैं हम लोग रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन देख चुके हैं, मेटल्स। बोलते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 combines with metals on heating to form binary compounds which exhibit, जो दर्शाता है, प्रदर्शित करता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सर एग्जाम्पल बताइए। तो जैसे हम देखें
Ca3N2 नाम क्या चीज़ है सर इसका? तो नाम है कैल्शियम नाइट्राइड। ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं इसमें हम लोग, किसका देखेंगे? तो कैल्शियम का देखते हैं, क्या होगा, कैसे देखेंगे? सॉरी, इसमें तो नाइट्रोजन का देखेंगे। कैसे देखेंगे? हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 1 के एलिमेंट का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, ग्रुप 2 का फिक्स्ड होता है +2। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो +2 कितने का? तो 3 का, प्लस कितने का निकालना है? 2x का, 0। तो क्या हो जाएगा बताइए? 6 + 2x 0। तो ऑब्वियसली x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। और देखिए Ca3P2 नाम कैल्शियम फॉस्फाइड, सब बाइनरी कंपाउंड है। देखिए 2 एलिमेंट से मिलने से बना है, कैल्शियम नाइट्रोजन, कैल्शियम फास्फोरस। यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, क्या हो जाएगा? यहाँ भी +2 गुना 3 + 2x 0, 6 + 2x 0। तो x इक्वल टू यहाँ भी कितना हो जाएगा? -3। और देखिए Na3AS नाम क्या चीज़ है सर? Na3AS का नाम है इसका बच्चा सोडियम आर्सेनाइड। क्या नाम है इसका? सोडियम आर्सेनाइड। यहाँ भी देखिए आप आर्सेनिक का, तो सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर +1, कितने का? तो 3 का, x 0। तो 3 + x 0। तो x इक्वल टू यहाँ भी कितना हो गया? -3। फिर आप देखिए Zn3Sb2 नाम क्या चीज़ है? तो जिंक एंटीमोनाइड। क्या नाम इसका? जिंक एंटीमोनाइड। किसका? एंटीमनी का। तो यहाँ भी +2 गुना 3, ओके, प्लस 2x 0, 6 + 2x 0। तो x इक्वल टू यहाँ भी कितना आ गया? -3। लास्ट Mg3Bi2 नाम है इसका मैग्नीशियम बिस्मथाइड। ओके, मैग्नीशियम बिस्मथाइड में कितना, क्या किसका देखना है हमको? तो बिस्मथ का। तो यहाँ भी ग्रुप 2 का एलिमेंट है, +2 × 3 + 2x 0, 6 + 2x 0। तो x इक्वल टू -3। जैसा कि मैंने बोला कि जितने भी एलिमेंट है सब बनाएगा बाइनरी कंपाउंड। देख लीजिए सारे के सारे बाइनरी कंपाउंड से 2 एलिमेंट के मिलने से बने हुए हैं, और सब में -3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कल रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन्स। थैंक यू।